May I come in, sir? Please come. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Please come. Thank you. शैलन जी, यस आप ग्वालियर से आए हैं? जी सर। तो ग्वालियर में एक कोई ऐसा स्थान बताएं जहां पर इनकी एक धार्मिक सद्भाव का केंद्र माना जाता है ग्वालियर में। सर मोहम्मद गौस का मकबरा, अच्छा, जहाँ पर हिंदू और जो इस्लाम मुसलमान मतलब मुस्लिम लोग हैं वो दोनों जाते हैं। आपके यहाँ ग्वालियर में एक स्थान है फूलबाग, जी तो वो विभिन्न धार्मिक यानी कि धर्मों का यानी कि एक केंद्र माना जाता है। वहां पर सभी धर्म के प्रतीक हैं। बता सकते हैं कि कौन कौन से धर्म के कौन कौन से प्रतीक हैं वहाँ पर? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, एक तो आज जैसे ईद मस्जिद है पास में, दूसरा पास में कौन सी मस्जिद है? मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, ठीक है। और सर जैसे कुछ हिंदू के कुछ त्योहार होते हैं, जैसे जो अम्बेडकर जयंती होती है, तो उसमें मतलब ज्यादातर जो अनुसूचित जाति या जो अन्य जो लोग हैं जो बाबा साहब के विचारधारा को मानते हैं, वो यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग वहाँ पर जैसे सगाई संबंध करने के लिए भी वहाँ उस पार्क जो फूल बाग वहाँ आते हैं। अच्छा, चलिए। हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं? हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी सर, एग्जैक्टली मुझे इसका अच्छा, हिंदू विवाह में आपका जो आर्ष विवाह होता है वो क्या होता है? सर सॉरी रिकॉल। आर्ष विवाह, सर क्षमा चाहता हूँ सर इसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। आश्रम व्यवस्था के बारे में बताइए। सर आश्रम व्यवस्था एक पौराणिक व्यवस्था है, जिसमें एक व्यक्ति बचपन से लेकर अपने पूरे जीवन में विभिन्न विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है। व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होते हैं, जिसमें से मुझे जैसे एक्जेक्टली सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस आश्रम व्यवस्था। कोई बात नहीं। अच्छा, पुरुषार्थ क्या है? सर पुरुषार्थ सर ये भी व्यक्ति के जीवन में चरण होते हैं, जैसे कि ये पुरुषार्थ भी चार होते हैं, जैसे कोई बात नहीं। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? सर भारत में मूलतः 4 वर्ण होते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। लेकिन जाति को देखें तो ये इनसे कहीं ज्यादा क्लिष्ट, वर्णों की अपेक्षा जातियां ज्यादा हो सकती हैं। नहीं, जाति और वर्ण में मतलब जाति क्या है, वर्ण क्या है, दोनों पहले तो ये होता है। सर वर्ण व्यवस्था जो मनु थे, उन्होंने भारत में वर्ण व्यवस्था लागू की थी, जिसमें लोगों को वर्ण के आधार पर उनका कार्यों का विभाजन किया गया था। जैसे ब्राह्मण है तो वो पूजा पाठ का कार्य करेंगे, जो क्षत्रिय हैं वो देश की रक्षा सुरक्षा काम करेंगे, जो वैश्य हैं वो व्यापार वगैरह करेंगे, और जो शूद्र है वो इन सबके यहाँ पर इनकी सेवाएं और उनका जो लेबर का वर्क है वो चाहिए। एम.एन. श्रीनिवास ने एक कॉन्सेप्ट दिया था संस्कृतिकरण, वो क्या है? सर संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था, उसमें ये था कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं वो उच्च जाति का जो वेशभूषा, रहन सहन है, उनकी संस्कृति है, उनके मूल्य हैं, उसको उनका अनुसरण करने लगते हैं और अपने आप को उच्च जाति का बनाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो क्या है? सर डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट था जो भारतीय समाज में जो पहले जातियां होती थी, तो जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस प्रकार से बटी हुई थी। लेकिन जैसे जो ब्राह्मण थे तो वो ज्यादातर शिक्षित थे, पढ़ने लिखने के लिए बाहर चले गए, लेकिन जो एक इंटरमीडिएट कास्ट थी उसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त हो गए और राजनीति में भी उनकी हिस्सेदारी रह गई, तो उनका वर्चस्व रहने लगा समाज में, और वो एक प्रकार से सब उनकी बात को मानते थे, वो बहुत प्रभावी हो गए। सही मैम। शैलेंद्र जी, बंधुआ मजदूरी जी, ये क्या होते हैं? बंधुआ मजदूर से तात्पर्य ऐसे मजदूर से है जो कि एक लिखित या मौखिक एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं। उनके काम करने के घंटे कोई निश्चित नहीं होते हैं, उनकी आवाजाही पर रोक रहती है, उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, और यदि वो उनका स्वयं का छोटा पूरा खेत भी है तो वो अपनी फसल स्वयं नहीं बेच सकते। इसके उन्मूलन के लिए कोई योजना या फिर नियम बनाया गया? इसके लिए बॉन्डेड एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 आया था, जिसमें इनके उन्मूलन के लिए इनको अधिकार दिए गए। यदि कोई ऐसा करता है या करवाता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। संविधान में बंधुआ मजदूरी के विषय में, बंधुआ मजदूरी जैसे कि संविधान में एग्जैक्टली मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी।
मजदूरी के संबंध में संविधान जी मैम, बाल मजदूरी के संबंध में जैसे संविधान में कुछ अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 15 है, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई जाति लिंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है कि मतलब 21A में दिया हुआ है कि उसकी संपूर्ण शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे बालक से जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष तक उससे कोई मतलब हानिकारक स्थान पर या ऐसा कोई डेंजरस जगह पर काम नहीं करवा सकता। और दूसरा है कि इससे और उसकी जो शिक्षा है और जो स्वास्थ्य है वो किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या है? उनके लिए भी ये है कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं वो बाधित ना हो, वो रेगुलर स्कूल जाते रहे, उसके बाद वो हल्के काम कर सकते हैं जहां ऐसे उद्योग जहां कोई खतरा ना हो उनकी जान को और स्वास्थ्य को। जैसे किसी दुकान पर जा रहे हैं जहां मतलब सिर्फ उनको कुछ सामान बताना या उठा के देना जो भी हल्का फुल्का है ना, या ऐसे उद्योग जैसे जहां बहुत मतलब खतरनाक काम नहीं हो रहे हैं वैसे जगह काम कर सकते हैं। अच्छा, पुनर्वास में क्या समस्याएं आती हैं? मध्य प्रदेश में बहुत सारी पुनर्वास तो आपको याद आ रहा है जहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं आई? पुनर्वास देखें तो मतलब विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्वास होता है, जैसे आर्थिक क्षेत्र में पुनर्वास है, मानसिक क्षेत्र का पुनर्वास है, सामाजिक पुनर्वास है, अलग अलग। जैसा मुझे याद है कि मतलब आर्थिक और मानसिक में बताना चाहूंगा। जैसे आर्थिक क्षेत्र में पुनर्वास के लिए शासन योजनाएं भी चला रही है और बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे RCT है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो लोगों को या जो कमजोर तबका है जैसे महिला है या जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको शासन की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको देखेंगे तो जैसे लोन प्रोवाइड करवाना, ये सब करके उनको सशक्त बना रहे हैं। और मानसिक पुनर्वास में जो समस्या इसमें जो आ रही है वो है कि जो रेगुलर फॉलोअप्स रहते हैं या परिवार जो होते हैं वो पूरा सहयोग नहीं करते हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य में देखें तो एक स्टिग्मा बना हुआ है कि इनसे कुछ नहीं होता है। पुनर्वास से भी एक व्यक्ति एक बार एक मानसिक रूप से ग्रसित हो गया तो जीवन में वो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैली हुई, जिससे पुनर्वास में काफी समस्या आती है, लोग आते नहीं। मानसिक स्वास्थ्य संबंधित सरकार की मध्य प्रदेश की स्पेशली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो चलाए जा रहे हैं? स्पेशली मध्य प्रदेश का तो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन जैसे इंडिया में जैसे देखेंगे अभी कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया गया था 1982 से, जिसमें यह था कि जो मानसिक स्वास्थ्य की जो सेवाएं व्यक्ति को उसके घर पे जाके मिले, उसको हॉस्पिटल तक ना आना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल में आएगा तो एक प्रकार का स्टिग्मा उत्पन्न होगा। दूसरा ये है कि अभी जैसे RKS के प्रोग्राम राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें यह है कि 12 साल से 19 वर्ष तक के जो किशोर हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों हैं, उनको जो 6 पैरामीटर्स पे ट्रेनिंग दिया, जैसे उनका मेंटल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उनका जो इकोनॉमिक और जो आयरन कैल्शियम, ये जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इवन जो छोटे छोटे जो हमारे यहाँ सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, इन सब चीजों को रोकथाम के लिए काउंसलिंग की जाती है। मानसिक आरोग्यशाला मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में, इसके अलावा भी कहीं? जहाँ तक मुझे याद है ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला सिर्फ ग्वालियर में। सीहोर में भी कुछ मानसिक, वहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये राष्ट्रीय लेवल का। जी, ये स्पेशली किस चीज के लिए? ये स्पेशली चीजें सेम होती हैं, बस वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। और जो ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला है ये एक हॉस्पिटल है, जहाँ पर 4 प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि IPD, OPD, लॉन्ग स्टे होम एंड हाफ डे होम। और जो सीहोर में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ पर RCI से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं, व्यक्ति की पुनर्वास के लिए जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो वहाँ पर कराई जाती है। अलग अलग यहाँ पर कुछ एकेडमिक कोर्सेज भी चलते हैं। अच्छा, भारत की जनसंख्या में 1901 से लेकर वर्तमान तक जो परिवर्तन हुए हैं, थोड़ा अभी रणजी ट्रॉफी चल रही है, दिलीप रणजी ट्रॉफी, सॉरी दोनों अलग अलग है, सॉरी जी। आपके ईमेल में चौधरी वर्ड मेंशन, जी, चौधरी वर्ड क्या है, कहाँ से आया? चौधरी वर्ड सर ऐसा कोई इसका इतिहास नहीं रहा है, लेकिन घर में जैसे गांव में ये होता था कि हमारे जैसे मान्यता है कि गांव में जो चौथिया लोग होते थे, जिनके पास पूरे गांव की 1/4 हिस्सेदारी जमींदारी होती थी, उन लोग को चौधरी कहते थे। मध्यकाल में चौधरी वर्ड का बहुत यूज हुआ है मध्यकालीन समाज में। चौधरी मध्यकाल में सर जितना मुझे ज्ञात है, जितना मैं बता पा रहा हूँ, चौधरी जैसे हरियाणा और यूपी से कुछ जगह चौधरी से जो जाट्स होते थे वो लोग अपना एक वर्चस्व या एक इमेज रखने के लिए जो बहुत मतलब बाहुबली टाइप होते वो लोग चौधरी लिखते थे। अब अपने आपको मानते हो? नहीं मेरा ऐसा। जाति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? जी, जाति का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? जाति का
आपने एमफिल किया है मनोसामाजिक कार्य, क्या अनुभव रहा है आपका? सर ये मैंने पूर्णतः हॉस्पिटल बेस्ड डिग्री की है, जिसमें मैंने 2 वर्ष में जाके 2 वर्ष हॉस्पिटल में पेशेंट्स देखे हैं, उनका असेसमेंट किया है, उनका इंटरवेंशन किया है और डायग्नोस्टिक और कुछ उनके फॉलोअप्स भी किए हैं, जिसमें अन्य अन्य विकारों के लोग हमारे पास वहाँ आते थे, जैसे सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर एंजाइटी, ओसीडी और बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जिसमें फैमिलीज प्रॉब्लम थी। तो मेरा जो स्पेशलाइजेशन था वो फैमिली डायनेमिक को लेके था। तो फैमिली से संबंधित जो भी समस्याएं होती थी, चाहे उनकी बाउंड्रीज में हो, लीडरशिप में हो, उनके रोल इन फंक्शनिंग में हो या फिर उनके बिलीफ सिस्टम में हो, उनको करेक्ट करना, उनका असेसमेंट करना, ये मेरा काम रहा है पूरा 2 साल। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग आपने बायोटेक से स्नातक भी किया? सर 2014 में किया था सर, तो कुछ एक चीजें मैं उसकी याद रख पाता हूँ सर, पूरी चीजें मैं रिकॉल नहीं कर पाता। सामाजिक कार्य, समाज कार्य, सर समाज कार्य एक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य है जिसमें व्यक्ति जो थ्योरीज वो सीखता है समाज शास्त्र में, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करके समस्याओं को हल करता है। आपकी एक हॉबी सामाजिक कार्यों में भागीदारी करना। जी, आपकी हॉबी है सामाजिक कार्यों में भागीदारी करना। अभी तक आपने क्या भागीदारी किया? सर भागीदारी ऐसे 2012 से मैंने NYKS में एज ए वॉलंटियर काम किया और अभी भी उसमें काम कर रहा हूँ। साथ साथ में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद है जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक गतिविधियां करती है, जैसे अभी हाल ही में माटी गणेश शुद्ध गणेश चला था और छोटी छोटी जैसे सामाजिक गतिविधियां, जैसे शासन की एक योजना आई थी लाडली बहना, उसमें जो बहनें हैं उनको हितग्राही बनाना, उनको लाभ पहुंचाना, जो कैंपेन्स हुए थे। साथ में सामाजिक समरसता को लेकर एक समरसता यात्रा भी मध्य प्रदेश शासन ने चलाई थी, उसमें भी गांव-गांव में जाके समरसता का संदेश देने में भागीदारी की। और सर पिछले वर्ष दिसंबर 2024 में ही मध्य प्रदेश हमारे गाँव में कुछ NYKS की तरफ से कुछ सांस्कृतिक और खेलकूद की गतिविधियां हुई थी, उसमें आसपास के लोगों को मतलब उनको बुलाना और उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है। जो लाडली बहना योजना थी उसका उद्देश्य क्या था? लाडली बहना का उद्देश्य है जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करना। 1250 रुपये में आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगे मैडम? कुछ चीजें तो कर सकती हैं, जैसे 1250 रुपये से यदि वो कुछ अपना छोटा पूरा, जैसे मान लो कि महिला भी व्यवसाय कर रही, मान लो कि वो सिलाई कढ़ाई का कुछ कर रही थी, उतने रुपए से वो कुछ अपना सामान ला सकते। अलग से योजना है? योजना इतना ही मुझे ज्ञात है सर इसके बाद। अभी एशिया कप होने वाला है जी, तो फर्स्ट एशिया कप किसने जीता था? महिला विश्व कप T20 विश्व कप हुआ था ना, वो किसने जीता था? कोई 5 खिलाड़ियों के नाम बताइए महिला प्लेयर। स्मृति मंदाना, फीमेल प्लेयर्स, दादा के नाम तो याद नहीं सकते आपने हॉबी है ना क्रिकेट? जी सर। तो आपको याद नहीं है चीज? सर मेल्स क्रिकेट ज्यादा देखते तो आप बात तो सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। तो इससे आगे लिखना चाहिए ना आपको क्रिकेट के लिए। सॉरी सर, मैं देख के खेलने या देखने। सॉरी सर, मैं ध्यान रखूँ। धर्म क्या है? जी, धर्म किसी समाज के कुछ विश्वास और मान्यताएं जिसको वो पीढ़ी दर पीढ़ी मानता है। किस प्रकार की मानता है? सर इससे मुझे अभी क्या चैलेंज आपका हायरार्की एंड इनइक्वालिटी। सर इनइक्वालिटी, असमानता और हायरार्की दोनों में क्या अंतर है? सर हायरार्की में तो चीजों को वर्गीकृत किया जाता है, वो उच्च से निम्न हो सकता है या निम्न से उच्च हो सकता है। तो जैसे हम उसमें जैसे आपका उच्च से निम्न या निम्न से उच्च आपने जो कहा, उसके लिए कुछ नियम निर्धारित या कुछ क्राइटेरिया निश्चित किए होते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन सर जब एक निम्न समाज दूसरे समाज के मूल्यों, विश्वासों, उनके रीति रिवाज, परंपरा को देखकर। सॉरी सर। अच्छा ये बताइए SHG ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इनका काम क्या होता है? सर जैसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मतलब खुद की सहायता करने के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, जैसे या फिर लोग खुद की सहायता करने के लिए छोटे छोटे समूह बना लेते हैं। उदाहरण स्वरूप समझे जैसे कि गाँव में किसी को रुपए पैसे की जरूरत है तो महिलाएं या पुरुष जुड़ के छोटा छोटा एक कंट्रीब्यूशन करते हैं और जिसकी जरूरत होती है उसको वो पैसे दे देते हैं। तो इसी अवधारणा को आगे लेके जैसे NRLM है या SRLM है, इन्होंने उसको एक
ढांचा प्रदान किया और कुछ लोन प्रोवाइड करने लगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने लगे। और अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सरकार की तरफ से भी कोई सहायता दी जाती है? सर कुछ क्षेत्रों में सर दी जाती है, जैसे यदि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर्ड है किसी शासन की योजना के अंतर्गत, तो जैसे NRLM है, मैंने प्रैक्टिकली जो देखा है उसमें मान लो कि कोई ग्रुप है और उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो बकरी पालन के लिए या छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए शासन उनको ट्रेनिंग के साथ साथ लोन भी प्रोवाइड करवाती है, और खासकर महिलाओं के लिए ये स्कीम्स चलती हैं और धीरे धीरे उसका रीपेमेंट कर पाती हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण में भागीदारी होती है। जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, क्या आपके विचार में वो सही है, उसको प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है? जहां तक मैं अभी देख पा रहा हूँ शासन की जो मंशा है उस हिसाब से तो सर अभी लागू सही से हो रही है। सही हो रही है जी, मतलब जो लाभार्थी है उन तक जो सरकार द्वारा जो अमाउंट तय किया गया वो पहुंच रहा है? जी सर, क्योंकि डायरेक्ट डीबीटी होती है, सीधा उसके खाते में जाता है, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है सर। डाइवर्सिटी क्या है सर डाइवर्सिटी, सर विविधताएं, किस तरह की विविधताएं आपकी आपसे बात कर रहे हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी आई थिंक। तो कल्चरल डाइवर्सिटी को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सर कल्चरल डाइवर्सिटी जैसे किसी भी कल्चर की अपने वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज होते हैं, तो और जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उनके रहन सहन, वेशभूषा, तीज त्योहार, उत्सवों में जो विविधता देखने को मिलती है, या जनजातियों में देखें तो उनके त्योहार अलग हैं और जो अन्य समाज है, हिंदू समाज है, उनके त्योहार अलग हैं। तो इस प्रकार से इसको मैं विविधता से परिभाषित करता हूं। अच्छा, कोरिलेशन एनालिसिस क्या है? कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस, जी ओके सर, जैसे इसमें एक यदि बोलेंगे एक चर का दूसरे चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हम चर से क्या तात्पर्य है आपका? कोई एक एलिमेंट है या वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हम एक वेरिएबल को बढ़ा दें या कम कर दें तो दूसरे पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? एक उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं? जैसे सर जैसे मेरा है कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में यदि व्यक्ति को नॉलेज अधिक होगी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति, तो उसका जो स्टिग्मा है वो कम हो जाएगा। स्टिग्मा से क्या तात्पर्य है आपका? जो स्टिग्मा से जो उनके मन में भ्रांतियां बनी हुई हैं उस समस्या को लेकर। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें हम जिन भी चीजों का हार्स कर रहे हैं, उदाहरण स्वरूप समझें कि मान लो कि आज हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो कल भविष्य में वो बचेगा या नहीं बचेगा ये क्लियर नहीं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये इंश्योर हो जाता है कि जो चीज का दोहन हम आज कर रहे हैं वो कल भी हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहेगा। तो यदि हम सस्टेन होके किसी चीज का दोहन करेंगे तो फ्यूचर में भी वो चीज। आप केवल सस्टेन शब्द को समझाइए बस। सस्टेन मतलब बना रहना सर, बना रहना। तो समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं उसको? सस्टेन मतलब जो भी समाज, जो हम कल्चर के परिप्रेक्ष्य में देखें, समाज जो कल्चर आज हमारा बना हुआ है, जो हिंदुत्ववादी हमारी सोच है वो आज है और कल भी बनी रहे, इसका तो हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी इस चीज को जाने, समझे और आगे बढ़े। जैसा आपने अभी कहा कि भाई जैसे हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमारे कल्चर ट्रेडिशंस उनको आगे कंटिन्यू कर पाए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का हमारे समाज पर बहुत अच्छा या बुरा जैसा भी प्रभाव पड़ा है, प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे सतत चीजें चली आ रही है, अभी हम भी कुछ सीखे हुए हैं, जैसे जो हमारी पाश्चात्य या जो हमारी पुरानी संस्कृति हमसे कुछ सीखे हुए हैं और आगे भी हम चाहेंगे कि वो चीजें हम अपने आने वाली आगे पीढ़ी तक भी ले जाएं। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, सेक्युलरिज्म क्या है? धर्मनिरपेक्षीकरण सर। तो क्या हमारा भारत जो है वाकई में सेक्युलर है? ठीक है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। सर जैसे जो इलेक्शन का जो अधिकार है या जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वो किसी धर्म पर आधारित नहीं है, वो धर्मनिरपेक्षीकरण का एक उदाहरण है। कोई भी कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, मिलजुल कर सकता है। जैसे आपने चुनाव का एक उदाहरण दिया, इसमें जैसे हमारे चुनाव आयोग जो है ये खुद ही जो है सीटों को महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग वितरित कर देता है, सुनिश्चित कर देता है, तो इसमें फिर आप सेक्युलरिज्म को कैसे देखते हैं? सर वहाँ धर्म की दृष्टि से नहीं देख रहा सर। नहीं, ये तो फिर किसी न किसी तरीके से तो वो प्रभावित कर रहा है सेक्युलरिज्म को। चलें जी, बॉडी पॉस्चर ठीक है, लेकिन हाथ आपके थोड़ा सा स्ट्रेट एकदम से थोड़ा सा फोल्ड करो, ये बाजू से आप कहिए।
आंसर देने में आपके जैसे सहज जब वहां पर हो जाते हैं, जो आपको जानकारी आती है तो वो आप फ्लो में आ जाता है। अदरवाइज बड़ा अटक अटक के एकदम से आप बोलते हैं, कहीं कहीं आंसर में क्लियरिटी उतनी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। और फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब टाइप के हो जाते हैं। अजीब टाइप से जैसे मतलब आप बोलते हैं तो कभी कभार आधी आंखें खुली रहती हैं, आधी बंद सी रहती है, मतलब ऐसा हो जाता है। क्यों पूछ रहे हैं, गुस्सा आ रहा है ऐसा लगता है आपको? नहीं सर, मेरी आंखों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम, मेरी आंखें खुलती नहीं है। नहीं, जब आपको नॉर्मल आंसर आ रहे होते हैं तब तो तब हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, जब आपको सोचना पड़ रहा होता है, आंसर फ्रेम करना हो रहा होता है। ये रहता है कि जब नॉलेज है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जहाँ लैग करते हैं। मतलब वहाँ आप एकदम से जब मतलब कॉन्फिडेंट होते हैं, चेहरा अलग टाइप का होता है, और एकदम से ज्यादा टाइम आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील करते हैं, है ना? सही है। हाँ, बात कर रहे हैं ना, मतलब हल्का सा ये आपका ये भी जैसे होंठों को दबा देना, ये भी हो जाता है। इनको थोड़ा सा आप देखें, है ना? और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। करंट तैयारी कर रहा हूँ सर। हाँ, करंट के टॉपिक भी पढ़ लीजिए। सोशोलॉजी सब्जेक्ट रहा नहीं। हाँ, थोड़ा सा पढ़ दो उसको, है ना? चलिए ठीक है। और हम